ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। विचार में जब आग्रह आ जाता है तब वह संप्रदाय में परिणत हो जाता है, और संप्रदाय में जब आवेश और उन्माद आ जाता है तब वह संप्रदायवाद में परिणत हो जाता है। इस दादा धर्माधिकारी ने बात कही है। विकसित खेती और किसान की फिक्र, और हमारे देश में वैसे भी आप देखते हैं कि किसानों की हालत बुरी है। आए दिन आप लोग आत्महत्या के केस सुनते रहते होंगे ना, कि नहीं सुनते हैं? सुनते होंगे। तो आप देखिए, देश में अब विकसित खेती पर जोर दिया जा रहा है, और भारत सरकार ने 29 मई 2025 को से देशव्यापी स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करने का जा रही है। और इसका बड़ा उद्देश्य है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि यह अभियान विकसित भारत मिशन के तहत किसानों को वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज की किस्म और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए है। गौरतलब है कि इसका लक्ष्य देश के 723 जिलों में 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना है। और आप देखते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मैंने देखा है कि वहां किसानों में जागरूकता नहीं है। वो एक ही बीज को बार बार बोते रहते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच तक नहीं करवाते हैं, और आप देखते हैं कि जो तकनीक है उसका उपयोग भी नहीं करते वो खेती में, इसलिए वो पिछड़े भी रहते हैं। और इसके अंतर्गत 65,000 गांवों में वैज्ञानिकों के दल प्रतिदिन 3 बैठकों के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद करेंगे। इस अभियान की पृष्ठभूमि में भारत की कृषि उत्पादन संरचना और नीतिगत प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वर्ष 2023-24 में देश का खाद्यान्न उत्पादन 1557 लाख टन था, जबकि 2024-25 के लिए इसका अनुमान 1664 लाख टन है। यह लगभग आप देखिए 6.9% की वृद्धि का संकेत देता है। मगर यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी जब किसान तकनीकी रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। भारत में कृषि से 46.5% आबादी को आजीविका मिलती है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहायक क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2023-24 में 18.3% रहा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि सुधार केवल उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देने और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का अनिवार्य आधार है। यह अभियान इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में सामूहिक प्रयास है। भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादकता पर पड़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट 2022 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2030 तक गेहूं की उत्पादकता में 6 से 10% तक की गिरावट संभावित है। ऐसे में विकसित कृषि संकल्प अभियान की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह किसानों को जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल विविधीकरण, आधुनिक यंत्रों के प्रयोग की दिशा में प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा। और भारत में अभी भी लगभग 50% खेती वर्षा पर निर्भर है और केवल 49.6% भूमि सिंचित है। और इस वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई में बदलाव, जल प्रबंधन तकनीकों का प्रचार अत्यावश्यक हो जाता है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत इन सभी विषयों पर किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह केवल जागरूकता का प्रयास नहीं है, बल्कि खेती की सोच को विज्ञान और नीति के साथ समन्वित करने का चरणबद्ध कार्यक्रम है। इस प्रकार यह अभियान कृषि को पर्यावरणीय अनुकूलन और संसाधन दक्षता के मार्ग पर अग्रसर करने का माध्यम बन सकता है। और इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इसका उल्लेख कर दिया करिएगा। और आप देखिए, भारत में लगभग 85% छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इन किसानों के पास पूंजी, तकनीक और बाजार की सीमित पहुंच है। वर्ष 2022-23 में भारतीय किसान की औसत मासिक आय केवल 10,218 रुपये थी, और जिसमें कृषि उपज से प्राप्त आय का हिस्सा मात्र 37% था। इस वक्त संकेत है कि कृषि अब भी किसानों के लिए पर्याप्त आय का स्रोत नहीं बन पाई है। और इस स्थिति को बदलने के लिए आवश्यक है कि नीतियां उत्पादित केंद्रित न रहकर लाभ केंद्रित बने। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में एक प्रयास है, जो किसानों को फसल विविधीकरण, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों की जानकारी और बाजार तक आप देखते हैं कि सीधी पहुंच दिलाने में सहायक हो सकता है। और यदि इस अभियान के माध्यम से किसान कृषि यंत्रों, बीज, मृदा परीक्षण और डिजिटलीकरण जैसे घटकों से जुड़ पाते हैं तो उनके उत्पादन लागत में कमी और शुद्ध आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, डिजिटल किसान रजिस्ट्रेशन आदि। विकसित कृषि संकल्प अभियान इन योजनाओं को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझाने का माध्यम बन सकता है। वर्ष 2023 तक देश के केवल 22% किसानों ने ई नाम के माध्यम से
अपनी उपज का पंजीकरण किया था और उनमें से आप देखते हैं कि 8% ने ही वास्तविक विक्रय किया। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और स्थानीय स्तर पर सुविधा की अनुपलब्धता है। इस अभियान के माध्यम से अगर वैज्ञानिक और प्रशासनिक टीमें किसानों को इन मंचों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देती हैं तो डिजिटल समावेशन को गति मिल सकती है और साथ ही फसल बीमा योजना की जानकारी, जैविक खेती के लाभ और कृषि निवेश की वित्तीय रणनीति जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देकर किसानों को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया जा सकता है। यह अभियान कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं, उद्यमिता का क्षेत्र भी बना सकता है। यदि हर गांव में एक आत्मनिर्भर किसान तैयार होता है तो वह अपने साथ 10 और किसानों का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का आधार तभी स्थिर रह सकता है जब कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और समावेशी बनाया जाए। वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक अनाज उपलब्धता लगभग 174 किलो है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित न्यूनतम आवश्यकता 180 किलो से थोड़ा कम है। देखिए, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसके बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना जैसी सरकारी पहलों के कारण देश में भूख का स्तर नियंत्रित बना हुआ है। मगर दीर्घकालिक स्थिरता के लिए केवल योजनाएं पर्याप्त नहीं, उत्पादन प्रणाली का कायाकल्प आवश्यक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी जागरूकता का प्रसार करता है। अब उत्पादन की परंपरागत पद्धतियों में सुधार लाना आवश्यक है। जैविक और प्राकृतिक खेती, न्यूनतम सिंचाई कृषि और कीटनाशक रहित उत्पादनों की दिशा में यह अभियान किसानों का मार्गदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं और युवाओं को कृषि तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। कृषि मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि में युवाओं की भागीदारी 17% घटी है। इस प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषि से के उन सभी पहलुओं को छूता है जो एक दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव बनाते हैं, यानी उत्पादन से लेकर विपणन तक, नीति से लेकर व्यवहार तक तथा और शोध से लेकर समाधान तक। और उसका उद्देश्य केवल कृषि को उत्पादक बनाना नहीं, बल्कि उसे संरचित और टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। यह अभियान एक रणनीतिक प्रयास है जो किसानों को वैज्ञानिक, व्यावसायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी गहराई से यह गांव तक पहुंचता है और कितनी संवेदनशीलता से किसानों की बात सुनता है और कितनी प्रतिबद्धता से स्थानीय आवश्यकताओं को समझते हुए समाधान प्रस्तुत करता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं कुछ कि नहीं सोचते हैं? बिल्कुल सोचना चाहिए। अंतस के झंझावत, ये आप देखिए, मनुष्य का भौतिक शरीर दरअसल एक परिसीमा की तरह कार्य करता है। परिसीमा का कार्य किन्हीं भी 2 माध्यमों को परस्पर अलग करता है। भौतिक शरीर रूपी परिसीमा भी 2 बहुत विशाल माध्यमों को अलग करने की भूमिका अदा करती है और इनमें से एक है अनंत संभावनाओं एवं विविधता से भरा हुआ बाह्य जगत और दूसरा है रहस्यों से परिपूर्ण आंतरिक संसार। इस आंतरिक जगत को हम अंतस या फिर अंतर्मन भी कहते हैं। हमारा अंतस भी एक सूक्ष्म आकार की है लेकिन अनगिनत मर्म से भरी हुई जीवंत दुनिया है। आमतौर पर हम सभी देखते हैं कि अनुभव भी करते हैं कि जलवायविक दशाओं में परिवर्तन होने से आसपास के वातावरण में तूफान या फिर झंझावात का जन्म हो जाता है। तूफान से लेकर शांति तक का सफर बाह्य जगत के स्वरूप में जाने कितने परिवर्तन कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंतस में भी समय समय पर अनेक झंझावात उत्पन्न होते रहते हैं। अंतस की तुलना एक महासागर से भी की जा सकती है जो सामान्य परिस्थितियों में तो एक शांत जल की तरह है, लेकिन जब इसमें विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और आशंकाओं की लहर उठती है तब इसमें अनेक झंझावात उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये झंझावात हमारे अंतस के धरातल पर परिणामों की एक नई तस्वीर को उकेरने का प्रयत्न करते हैं। विचारों एवं भावनाओं से जनित ये झंझावात नितांत शक्तिशाली होते हैं। अक्सर उनका प्रभाव इस सीमा तक हो सकता है कि वे हमारे अंतस को पूर्णतः झकझोर कर उसके स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन कर देते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गहरा जल सदैव शांत होता है। हमारा अंतस भी बेहद गहरा होता है, मगर यह भी एक कटु सत्य है कि जब झंझावात का जन्म गहराई से होता है तो उसकी शक्तियों और क्षमताएं भी अपार तथा असीमित होती हैं। अंतस में उत्पन्न होने वाले झंझावात भी अतुलनीय शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। आखिरकार ये झंझावात क्यों उत्पन्न होते हैं, यह प्रश्न भी अपने आप में एक गहन विचारिक मंथन की मांग करता है। अंतस में झंझावात की उत्पत्ति के कारण हमेशा बाह्य जगत से जुड़े होते हैं। बाह्य परिस्थितियां व्यक्ति के अंदर भावनाओं एवं विचारों का एक ज्वार उत्पन्न करती है जो अंततः एक भयंकर झंझावात में
त्रित हो जाता है। अपूर्ण इच्छाएं, जीवन की धारा का आशानुरूप न चलना, सामाजिक ताने बाने के साथ उचित रूप से संबद्ध ना हो पाना और अपेक्षाओं की आवश्यक बोझ, अतीत की स्मृतियां, आत्मस्वीकृति आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के अंतस में एक बड़े झंझावात का बीज बोने का कार्य करते हैं। अक्सर किसी एक के साथ हो सकता है कि वह अपने मूल्य एवं सिद्धांतों का अपने व्यवहारिक क्रियाकलापों के साथ टकराव महसूस करे। ऐसी दशा में भी आप देखते हैं कि अंतर्मन झंझावातों से घिर जाता है। इसके अतिरिक्त जब कभी मनुष्य स्वयं से अपने ही बारे में प्रश्न करने का प्रयास करता है, यानी आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन की चेष्टा करता है, तब ऐसी स्थितियों में भी अंतर्मन अनेक प्रश्नों से भर उठता है। परिणाम स्वरूप झंझावात के अनुकूल दशाएं निर्मित हो जाती हैं। और फिर जब हमारी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाओं का स्तर बहुत ही उच्च होता है, लेकिन यथार्थ के आईने में उनकी छवि हमें बड़ी छोटी दिखाई देने लगती है, तब उन दशाओं में भी अंतस उद्दलित होता है। यह उद्दलित एक बड़ी झंझावात को जन्म देता है। अंतस के झंझावात पूरे शरीर पर एक आप देखते हैं बड़ा बदलाव डालते हैं, और इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो एक बड़े दायरे में परिलक्षित होता है वह है अंतर्मन की असंतुलित दशा। और अंतस अगर एक बार असंतुलित हो गया तो फिर इसे संतुलन की स्थिति में ला पाना नितांत दुष्कर और दुस्साध्य होता है। अंतस में आप देखिए असंतुलन जैसी स्थितियां हमें प्रगति के पथ पर चल पाने से रोक देती हैं। अलग अलग प्रकार की अवरोध हमारी उस सतत यात्रा की सुगमता और सहजता में आने लगते हैं जो हमने इस बाह्य जगत में आप देखिए जन्म लेने के साथ ही शुरू कर दी है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार इन आंतरिक झंझावातों को कैसे रोका जाए। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यह विज्ञान का एक सर्वमान्य नियम है। अंतस में उत्पन्न झंझावात भी असीमित ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं। उन्हें उठने से रोकना तो बेहद कठिन है। यह कार्य तो बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, योगियों, तपस्वियों, साधकों के बस में ही बस का है। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो बाहरी जगत से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं। स्पष्ट है कि जब बाहरी जगत और बाह्य परिस्थितियों से कोई लेना देना ही नहीं होगा तो फिर अंतस में जो तो पूर्णता शांति ही विद्यमान होगी। झंझावातों के उठने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अपना जीवन बाहरी जगत से जोड़े रखने की रहकर ही जीना है। अंतस के इस झंझावात को रूपांतरित कर देना ही इनके कुछ कुप्रभाव से मुक्ति पाने का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर हम दैनिक चर्या में थोड़ा सा समय निकालकर ध्यान की अवस्था में जाने और सब कुछ भूलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अंतस के झंझावातों से मुक्ति पा सकते हैं, या उन्हें किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करके अपनी विकास यात्रा को गति प्रदान कर सकते हैं। यह पूरी तरह निश्चित है कि अगर हम साधना के बल पर अपने अंतर्मन में उत्पन्न होने वाले झंझावातों की ऊर्जा का रूपांतरण करके उसे आत्मविश्वास, आत्मोन्नति में लगाने का प्रयास कर लें तो निश्चित रूप से ये झंझावात हमारे व्यक्तित्व निर्माण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक वरदान की तरह सिद्ध हो सकते हैं। देख रहे हो आप लोग क्या सोचते हैं? मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आपके पास भी ऊर्जा एक ही है, उसे अब नेगेटिव वे में लगाइए या पॉजिटिव वे में। समझ रहे हैं? ये पढ़ना हुआ पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया करेंगे, बता दिया करिएगा। स्पष्ट संदेश। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर वह आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा तो उसे और बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ये हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस सूझबूझ और शौर्य के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया वह एक बड़ी मिसाल है। उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान भी सोचने को विवश हुए कि आतंकवाद को पोषने का इतना बड़ा खामियाजा देश को उठाना पड़ा, मगर चूंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही है, इसलिए वे अब भी अपने रास्ते में बदलाव को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर देकर रेखांकित किया है कि पाकिस्तान एकमात्र मकसद भारत से नफरत करना और इसे नुकसान पहुंचाने के तरीके सोचता है, जबकि हमारे देश में गरीबी खत्म करने और आर्थिक विकास का लक्ष्य रखना। प्रधानमंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान की तिलमिलाहट स्वाभाविक है। तुरंत इसके जवाब में उसने प्रतिक्रिया दी। भारतीय प्रधानमंत्री के इस बयान से इस क्षेत्र में अशांति का खतरा हो गया है, जबकि पाकिस्तान अमन चाहता है। हालांकि इस तरह की विरोधाभासी प्रतिक्रिया है वह सदा से देता आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान की तहकीकी
कद बताने और अपना पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने भी गुजरात में 2 दिन की रैली की। उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। सरकार ने बार बार रेखांकित किया है कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, वह समाप्त नहीं हुआ है, यानी वह अब भी सक्रिय है, पाकिस्तान की हरकतों पर नजर बनाए हुए है। जाहिर है कि इससे पाकिस्तान में घबराहट है। बेशक वह कहता है कि भारत के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, मगर हकीकत यही है कि जिस दौर से वह गुजर रहा है, फिलहाल वह किसी भी तरह के संघर्ष का बोझ बहन कर पाने की स्थिति में नहीं है। कौन पाकिस्तान? अगर वह सचमुच भारत का मुकाबला कर सकने की स्थिति में होता तो होता, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाने की गुहार लगाते हैं, ना लगाते। ऐसी स्थितियों में उनके नेता बेशक सार्वजनिक बयानों में भारत पर हमला करते रहे हों, पर जमीनी हकीकत हमेशा उससे दूर रही। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपना अंदरूनी स्थितियों से भी काफ़ी परेशान है। उसकी माली हालत खस्ता हो चुकी है। कर्ज और इमदाद के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। बलूचिस्तान के विद्रोही उसके नाक में दम किए हुए। इधर भारत ने सिंधु जल समझौता, व्यापारिक गतिविधियां स्थगित करके और परेशानी पैदा कर दी। ऊपर से भारत पूरी दुनिया में उसकी असलियत बताने में जुटा है। इस तरह पाकिस्तान पूरी अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में लगातार अलग थलग पड़ता गया। ऐसे में उसके हुक्मराना को अपनी सेना और खुफिया एजेंसी की भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के रास्ते तलाशने ही होंगे। प्रधानमंत्री ने फिर से भारत का रुख स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेगा। बेखौफ अपराधी। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया था कि राज्य में अपराधियों पर अंकुश लगा दिया गया। अभी जो घटनाएं हो रही हैं ना उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बातें हो रही हैं। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। जघन्य अपराध के मामले में काफी कमी आई है, मगर सरकार के दावों के बरकस राज्य में अपराधी फिर बेखौफ हो गए हैं। इसका ताजा उदाहरण गाजियाबाद के नाहल गांव में देखा गया, जहां एक वांछित अपराधी को पकड़ कर ले जा रहे नोएडा पुलिस के दल पर अपराधियों के साथियों ने जानलेवा हमला किया। इस दौरान हुए गोलीबार में जहां एक सिपाही की मौत हो गई, वहीं कई सिपाही पुलिसकर्मी घायल हो गए। पिछले दिनों गाजीपुर में भी बेलगाम बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़ी गोलियां चलाई थी। और कोई दो राय नहीं कि गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जिस तरह अपराध बढ़े, उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चलने लग गया। 24 घंटे में 14 लोगों की हत्या से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। यह कैसा कानून का राज है जहां अपराधी पुलिस पर गोलियां चला रहे हों? ऐसे में स्वाभाविक रूप से विपक्ष को भी सवाल उठाने का अवसर मिल गया। किसी भी राज्य में आम नागरिक अगर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे तो यह शासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उसका दायित्व है कि वह कानून व्यवस्था की इस तरह लागू करे जिससे अपराध करने से पहले कोई 10 बार सोचे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध बर्दाश्त न करने की सख्त नीति बनाने का दावा किया था। इस क्रम में भूमाफिया और आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाइयां होती दिखी। सीसीटीवी से निगरानी और पुलिस की सक्रियता बढ़ाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया, मगर राज्य में अपराधी फिर से सिर उठाने लगे। नतीजा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, अपराधियों पर नकल कस कर अपराध खत्म करने का दावा करने वाली सरकार सवालों के घेरे में। ऐसे में राज्य सरकार अगर अपने दावे को लेकर ईमानदार है तो उसे जमीनी स्तर पर भी ठोस नतीजे दिखाने पड़ेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।